अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। अब रिवर्सिबल कौन सी होती है? यानी ऐसी इंजरी जिसे हम रिवर्स कर सकें। इट्स नॉर्मल पोजीशन, पोजीशन और स्टेट। ठीक है। बाकी जो इरिवर्सिबल होती है उसमें ये क्या है, वो नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकती। वो परमानेंट होती है। रिवर्सिबल इंजरी में हम कोई भी ड्रग वगैरह दे के या स्ट्रेस को कम करके ये हम किस तरह कर सकते हैं? यानी बाय यूज ऑफ ड्रग्स, इससे हम कर सकते हैं किसको? रिवर्सिबल इंजरी को। रिवर्सिबल इंजरी को हम ड्रग्स देकर इस कम कर सकते हैं या उस स्ट्रेस को कम कर दें जिस स्ट्रेस से इंजरी हो रही है। मसलन हार्मोनल स्ट्रेस है या एक वेट लिफ्टर वेट उठा रहा है, ठीक है, वो वेट को इतना हैवी उठा रहा है कि वो उसका जो मसल है उस वेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अडॉप्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या है, उसमें इंजरी हो जाएगी। ठीक है। अब उसको रिवर्स कैसे करना है? एक तो वो प्रॉपर रेस्ट करेगा, ठीक है, वो वेट जो है वो जो स्ट्रेस है वो उसका वेट है, तो वो स्ट्रेस उसे कम करनी पड़ेगी। तो उस स्ट्रेस के कम करने से हम उस इंजरी को क्या है, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये इरिवर्सिबल इंजरी है। ठीक है। इरिवर्सिबल इंजरी में हमने पहले ही डिस्कस किया था सेलुलर इंजरी में कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, चले हम एक सेल ड्रा कर लेते हैं। ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल है एक, ठीक है, कोई भी सेल है किसी भी टिश्यू में, ये एक सेल हमने ले लिया। ठीक है। अब इस सेल में क्या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रही है? यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है? यानी उसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या है, एटीपी बन रहा है, और इस एटीपी, उस एटीपी को वो जो सेल है वो यूज कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो NADH है, NADH है, उससे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हैं जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये 3 स्टेजेस में से गुजर कर पास होके ये यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन ने इनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो जितनी ऑक्सीजन होगी तो वो उतनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ऑक्सीजन इतनी, मतलब कम मिकदार में है। चलें पहले नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और ऑक्सीजन ने इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, और ये H2 बनेगा, और H2 क्या करेगा, इस ATP ADP पे एक्ट करेगा, ADP पे एक्ट करके क्या कर देगा, ATP बना लेगा। ठीक है। ये ATP बन जाएगी। यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, और अब वाटर और ये ADP बन गया। ठीक है, एक फॉस्फेट ऐड कर दिया। ठीक है। अब अगर हाइपोक्सिया है, ये ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सिया है, O2 लेवल क्या है, वो डिक्रीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन ये ऑक्सीजन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। थोड़े इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे जिससे वो ATP भी क्या है, कम बनेगा। ठीक है। तो ये कम ATP होगा तो ये क्या है, सेल भी कम सरवाइव करेगा। उसके जो नॉर्मल फंक्शन है सेल के, सेल नॉर्मल फंक्शन डिस्टरप्ट,
यानी सेल के जो नॉर्मल फंक्शन सेल ने परफॉर्म करने से वो क्या है, डिस्टर्ब हो गए हैं, वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा अपने नॉर्मल फंक्शन सेल। तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्योंकि एटीपी अब लो है, तो लो एटीपी से सेल कौन कौन से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ये जो इसका सोडियम का पोटाशियम पंप है, सेल में जो सोडियम पोटाशियम पंप है, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये सेल है, ठीक है। इस सेल में ये जो पंप है, यानी यहाँ बाहर सोडियम था, अंदर इधर सोडियम था, ये सोडियम यहाँ से क्या है, मूव करेगा किस तरफ, अंदर से बाहर। ये सोडियम बाहर गया, और पोटाशियम जो है वो क्या है, पोटाशियम, ये पोटाशियम क्या है हमारा, यहाँ पे अंदर आएगा। तो ये क्या है, ये सोडियम बाहर गया, नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और पोटाशियम अंदर आया। अब क्या है कि ये एटीपी की प्रेजेंस में हो रहा है, एटीपी यानी ये एनर्जी से हो रहा है, ठीक है, ये जो एनर्जी सेल को चाहिए थी ये इसकी मदद से हो रहा है, इस एनर्जी की मदद से, ठीक है। अब अगर एटीपी प्रॉपर नहीं है, एटीपी कम है, तो ये सेल अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, ये सोडियम पोटाशियम पंप क्लोज हो जाएगा, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं जब परफॉर्म करेंगे तो ये सोडियम अंदर ही रिटेन हो जाएगा, इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है, ये सोडियम की अमाउंट बढ़ जाएगी यहाँ पे सेल में, और ये बाहर पोटाशियम उसकी बढ़ जाएगी। तो जो H2 है, जो वाटर है, वो इनसाइड मूव करेगा, जब इनसाइड मूव करेगा तो ये सेलुलर स्वेलविंग हो जाएगी, ठीक है, ये सेलुलर स्वेलविंग हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं कि ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो सोडियम, वो जो सोडियम और वाटर उसमें बिल्डअप हो जाता है क्या, सेल में। अब कैल्शियम पंप है, कैल्शियम पंप, इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो साइटोसोल में, सेल के साइटोसोल में जो है वो बिल्डअप हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक सेल है, चलें इसी से डिस्कस कर लेते हैं, ये कैल्शियम चैनल है, ठीक है, ये कैल्शियम चैनल है, इसे हम कहते हैं सर्का। चलें इधर आगे डिस्कस करते हैं। ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये साइटोसोल और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेट्स सपोज इसमें कैल्शियम, इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम है इसने क्या है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर, ठीक है, इस तरह ना रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। वो कैल्शियम क्या है, वो मसल में जाता है, कहाँ पे, मायोफिलामेंट्स में, लेट्स सपोज ये एक मसल है, ये एक मसल है, ये मसल में मायोफिलामेंट्स हैं, और इनके ऊपर यहाँ पे ये ट्रोपोनिन है, और इनके ऊपर क्या है, ट्रोपोनिन। ये यहाँ पे जाके कैल्शियम क्या है, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब इधर अटैच होगा तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये जो कैल्शियम है ये दोबारा ये सर्का चैनल, यहाँ पे सर्का चैनल होगा। सर्का चैनल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्का चैनल्स जो हैं, सर्का चैनल क्या है, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ट्रांसपोर्ट एटीपेज, ये चैनल्स हैं, ये क्या है, ये एटीपी की मौजूदगी में, एटीपी जो पीछे हमने पढ़ी है, जो एटीपी की मौजूदगी में क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी दिस कैल्शियम विल ट्रांसपोर्ट टू बैक टू द साइटोसोल, ठीक है, ये नॉर्मल बताया है। अगर इस चैनल में कोई डिफेक्ट आ जाए, किस तरह कि ये एटीपी कम प्रोड्यूस हो, वो एनर्जी जो इसे, जिससे ये कैल्शियम बैक टू साइटोसोल जाना था सेल में, तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये क्या है, सेलुलर इंजरी हो जाएगी यहाँ पे,
इंजरी हो जाएगी, ठीक है, इस सेल में। ये हमारे पास हो गया सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप का डिफेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद जो इसका हॉल मार्क है वो स्वेलविंग है, जो सेल की हमने पहले डिस्कस कर ली है। इसके बाद साइटोसोल स्वेलविंग, उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ माइक्रोविलाई एंड मेम्ब्रेन बबलिंग। उसमें क्या है कि मेम्ब्रेन जो है इस तरह हो जाती है, ये एक सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है ये जब सेल इंजरी होगी तो बबलिंग हो जाएगी, इस तरह सेल पिचक जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेल बबलिंग, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल बबलिंग, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द endoplasmic reticulum, it can also cause a dissociation of the ribosome and decrease in protein synthesis, like if we draw this endoplasmic reticulum, like this is a cell, we can draw it quickly। ये राइबोसोम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे आके अटैच हुए राइबोसोम, ठीक है, इसके साथ। लेकिन जैसे इसमें स्वेलिंग होगी किसी भी वजह से तो ये क्या हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएंगे इस तरह। ये राइबोसोम क्या है, इससे डिटैच हो जाएंगे, तो ये प्रोटीन नहीं बना सकेंगे, तो प्रोटीन की सिंथेसिस क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीजेस, प्रोटीन की सिंथेसिस क्या है, जब साइटोसोल में ये जो राइबोसोम है उनमें जो राइबोसोम उसके अटैच होंगे, और ड्यूरिंग द स्वेलिंग ये राइबोसोम क्या है, स्वेल होंगे और ये डिटैच कर देंगे राइबोसोम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल होगा और ये डिटैच कर देगा राइबोसोम को। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे और सेल क्या है वो स्वेलिंग हो जाएगी। यहाँ पे इसमें एक और पॉइंट है, माइक्रोविलाई, वो जो सोडियम पोटाशियम हमने पढ़ा था पंप, उसमें ये जो माइक्रोविलाई इस तरह होते हैं ना, उनकी क्या है वो लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग स्वेलिंग, ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे एक इसमें पॉइंट है बुक में, तो वो हम जब बुक रीड करेंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, जो इंजरी है वो रिवर्सिबल हो जाती है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा कि जो इसका हॉल मार्क है, जो इसका साइन है, वो इसमें क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, सेल मेम्ब्रेन रप्चर, ठीक है। ये इसमें क्या है, सेल की मेम्ब्रेन रप्चर होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह वो डैमेज हो जाए तो उसमें जो साइटोसोलिक एंजाइम होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं सीरम में। अब इसमें हम कार्डियक जो है, कार्डियक ट्रोपोनिन की एग्जांपल देख लेते हैं। कार्डियक ट्रोपोनिन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, ये सिंपल डायग्राम है इसकी, ठीक है जी। ये हार्ट है, इसके जो यहाँ पे मसल है, लेट्स सपोज ये हमने एक पीस लिया यहाँ पे, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये जो मसल है इसमें जो ट्रोपोनिन इस पे अटैच होंगे वो क्या है, कम्स आउट ऑफ द सेल इनटू द ब्लड सीरम। यहाँ पे जो आर्टरीज वेसल्स हैं उनमें ये ट्रोपोनिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जो ट्रोपोनिन है ये ब्लड में आ जाता है, तो जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें ट्रोपोनिन की मकदार क्या है, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये मैं यहाँ से मेम्ब्रेन रप्चर हुई और वो ब्लड में आ गया, ठीक है। ये हो गया कार्डियक ट्रोपोनिन, इसकी एग्जांपल होगी। उसके बाद एडिशनल कैल्शियम भी एंटर हो सकता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन किस तरह रप्चर होती है,
तो इससे क्या होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब ये मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, एटीपी को सप्रेस कर देगा। ठीक है, एटीपी कम होगी तो सेल की क्या इंजरी हो जाएगी, ये इरिवर्सिबल। ठीक है, सेल की इंजरी होगी। उसके बाद ये सेल है, इस सेल में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया रप्चर होगी, कैस्पेसिस, इसमें से साइटोक्रोम सी वो लीक आउट होगा। ठीक है, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी लीक आउट होगा और वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेगा, और वो कैस्पेसिस क्या है, एंडोन्यूक्लियसिस को एक्टिवेट करेंगी, जिससे क्या है, एपोप्टोसिस हो जाएगी इस सेल की, सेल डेथ, इसी को हम सेल डेथ कहते हैं। इसके बाद ये एक सेल है जिसमें क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। जब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम लीक आउट करेंगे तो ये क्या होंगे कि यहाँ पे सेल में आपको पता है कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर लीक आउट हो गए, तो ये जो कैल्शियम है ये इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम पे एक्ट करेगा और इनको एक्टिवेट कर देगा, तो ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने ही सेल को। इस तरह सेल की क्या है, डेथ हो जाएगी। ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, ये समझ आ गया। इसमें माइटोकॉन्ड सेल था, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन रप्चर हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने एटीपी को सप्रेस कर दिया, इसके बाद ये कैस्पेसिस एक्टिवेट हुई, माइटोकॉन्ड्रिया इसी तरह रप्चर हुई और उन्होंने एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट किया, साइटोक्रोम सी क्योंकि इससे निकला था, साइटोक्रोम सी ने एक्टिवेट किया कैस्पेसिस को और ये एंडोन्यूक्लियसिस और फिर एपोप्टोसिस हो गया। ठीक है, इसके बाद ये सेल में ये लाइसोसोम था, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे, वो बाहर लीक आउट हुए और कैल्शियम ने उन पे एक्ट किया और एक्टिवेट करके सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया और सेल की डेथ हो गई। ठीक है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी कंप्लीट हो गया। अब हम इन्हें बुक से डिस्कस करते हैं।